हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी साइकोलॉजी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसकी नेक्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, इससे पहले मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी। ठीक है, चैनल पे विजिट करके देख सकते हो या फिर आप सर्च कर सकते हो HP टेट साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय क्यूपन एजुकेशन, तो आपको सीरीज़ मिल जाएगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी बनाई हुई है और एक सीरीज़ है आपकी लेक्चर्स, जिसमें लेक्चर्स दिए गए हैं आपके किससे रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट थ्योरीज है। ठीक है, क्या है आपकी इम्पॉर्टेंट थ्योरीज है, इम्पॉर्टेंट नोट्स के साथ वो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। उसमें ऑलमोस्ट आपके हर टॉपिक को डिस्कस कर दिया गया है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, इंटेलिजेंस क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, मेमोरी क्या है। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो ये सारा हमने डिस्कस करा हुआ है। तो इन केस अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कहाँ से बार बार से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आप HP टेट आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो तो मैंने चैनल पे इंग्लिश की बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं। ठीक है, तो इंग्लिश की मैंने बहुत सारी सीरीज़ जो हैं आपके टॉपिक वाइज डाली हुई है, विद मतलब कि विद द ट्रिक्स भी डाली हुई है, कैसे आपको क्वेश्चंस आते हैं या टॉपिक्स को कैसे इजी बनाया जाता है, वो सारी डिस्कस करी हुई है। बाकी मेडिकल नॉन मेडिकल वाले बच्चे तो जुड़े हुए हैं, नॉन मेडिकल का पूरा सिलेबस ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे। ठीक है, आप देख सकते हो विजिट करके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत सारी वीडियोस डाली गई हैं। JBT वाले बच्चे भी देख सकते हैं विजिट करके, उनके लिए मैथ्स की, इंग्लिश की, ठीक है, साइकोलॉजी की तो हम कर ही रहे हैं आपकी साथ ही साथ में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द IQ ऑफ एन इंडिविजुअल इज अबव 140 ही इज कॉल्ड, कि किसी का जो IQ है, उसका जो व्यक्ति की बुद्धि लब्धि है वो 140 से अधिक होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उस पर्सन को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे। देखो, वो मेंटली रिटार्ड तो नहीं होगा, मानसिक मंदता वाला तो नहीं होगा, क्योंकि IQ का लेवल 100 से ऊपर चला गया है, 100, 110, 120 से ऊपर चला गया, 140 से ऊपर चला गया, तो वो रिटार्ड पर्सन तो नहीं होने वाला है, एवरेज भी नहीं होने वाला है, फीबल माइंडेड निर्बल बुद्धि वाला भी नहीं होने वाला है। इज अ गिफ्टेड स्टूडेंट। ठीक है, वो क्या है, गिफ्टेड, प्रतिभाशाली बच्चा है हमारे पास वो। ठीक है, अब यहाँ से IQ से रिलेटेड देखो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। IQ, पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस कोशेंट। ठीक है, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, इंटेलिजेंस कोशेंट, हिंदी में बात करें तो बुद्धि लब्धि हो जाती है आपकी। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा, इस पे क्वेश्चन फ्रेम होगा कि जो IQ टर्म है, सबसे पहले इसको किसने यूज करा था। तो सबसे पहले इसको यूज करा था विलियम स्टर्न ने। किसने यूज करा था, विलियम स्टर्न ने। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका IQ लेवल के ऊपर कि जो IQ जो टर्म है किसने यूज करी है, विलियम स्टर्न ने। और क्या क्वेश्चन बनता है कि जो आपका फर्स्ट IQ टेस्ट है, फर्स्ट IQ टेस्ट है वो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, तो वो दिया था एल्फ्रेड बायनेट ने। किसने दिया था, एल्फ्रेड बायनेट ने। ठीक है, उसके बाद जो स्केल बना हुआ है आपका, कैसा स्केल बना हुआ है, जिसमें ये रेंजेस बताई गई है कि जिसकी जो अगर हम बात करें IQ 90 से 100 है, 100 से 110 है, 110 से 20 है, वो जो टेबल बनाया है वो किसने दिया है, तो वो टेबल जो बनाया है वो बनाया है टर्मैन ने। किसने बनाया है, टर्मैन ने। तो ऐसे क्वेश्चंस IQ के ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो विजिट कीजिएगा, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइकोलॉजी का जो मतलब कि वो सीरीज़ है उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो IQ से रिलेटेड या तो इन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या इसकी IQ के ऊपर, इसके फॉर्मूले के ऊपर, और टेस्ट जो डिफरेंट टेस्ट है हमारे पास उनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है IQ MACA मल्टीप्लाई में 100, तो क्या फॉर्मूला होता है, मेंटल एज अपॉन में CA इंटू में 100। तो ये हमारे पास है IQ का
फॉर्मूला। क्या है ये? IQ का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? इन द अबव फॉर्मूला CA रेफर्स टू, कि जो CA है क्रोनोलॉजिकल एज है, वो किसको डिफाइन कर रही है? तो CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज, जो बच्चे की वास्तविक आयु है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हुआ आपके पास बी। यहाँ से क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है? क्वेश्चन ये भी देखने को मिल जाता है कि जो फॉर्मूला है IQ का, तो वो ये पूछ लेते हैं IQ का फॉर्मूला, या फिर आपको MA और CA की वैल्यू दे देंगे, IQ को वो कैलकुलेट करवा लेंगे, या फिर वो IQ दे देंगे, MA दे देंगे, CO को कैलकुलेट करवा लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु propound द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, कि किसने जो है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो propound करी थी, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। तो वो है हमारे पास स्पीयरमैन। ठीक है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड थ्योरीज दी थी, तो द्विकारक जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था? हमारे पास स्पीयरमैन ने। ठीक है, तो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस करा है कौन सा फैक्टर, मल्टी फैक्टर, ये हमारे पास टू फैक्टर थ्योरी, सारे ये किसने दिए हैं, हमारे पास ट्रायरिकी जो है वो सब कुछ डिस्कस करा हुआ है हमने डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट है इनके बारे में भी देख लेते हैं कि इन्होंने इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ दिया है। तो थॉरनडाई ने दी है मल्टी ग्रुप। ठीक है, मल्टी ग्रुप थॉरनडाई। तो थॉरनडाई ने कौन सी थ्योरी दी है आपकी? थॉरनडाई ने दी है मल्टी फैक्टर थ्योरी। कौन सी दी है? मल्टी फैक्टर थ्योरी। दैट इज, मल्टी को बोलेंगे बहु, बुद्धि का बहु कारक सिद्धांत दिया है मल्टी फैक्टर। एक तो है मल्टी फैक्टर थ्योरी और एक है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, कौन सी? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो ये किसने दी है? मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है वो हमारे पास दी है, अगर हम बात करें गार्डनर ने, हॉवर्ड गार्डनर ने। और अगर हम बात करें हॉवर्ड गार्डनर, ये हमारे पास फादर भी है, जनक भी है किसके? इंटेलिजेंस के। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो फादर ऑफ इंटेलिजेंस है वो कौन है? गार्डनर है, या हम बोल सकते हैं जनक कौन है हमारे पास इंटेलिजेंस के? गार्डनर। एक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, एक मल्टी फैक्टर। तो मल्टी फैक्टर दी है थॉरनडाई ने, मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी है? गार्डनर ने। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर हम थ्रस्टन की बात करें तो थ्रस्टन ने 7 प्राइमरी मेंटल जो हमारे पास एबिलिटीज है उसके ऊपर थ्योरी दी थी। ठीक है, 7 मेंटल एबिलिटीज के ऊपर, 7 मेंटल एबिलिटीज के ऊपर, जिसमें उसने न्यूमेरिकल एबिलिटीज, वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है, इसके ऊपर काम करा था। तो डिटेल में जानना चाहते तो विजिट कीजिएगा चैनल पे, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बाइनेट। बाइनेट ने अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा है। बाइनेट ने हमारे पास फर्स्ट IQ टेस्ट दिया है। बाइनेट ने क्या दिया है? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, तो ऐसे आप साथ ही साथ में हर चीज को रिवाइज करते रहिए करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा क्वेश्चंस को लर्न करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रावन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ। तो ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है रावे का, तो ये कौन सी टाइप के अंदर आता है? इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट। वर्बल कौन से है? भाषात्मक, मतलब जिसको बोल के बताया जाता है। तो ये वर्बल तो नहीं था हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसमें है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट भी नहीं था। ग्रुप वर्बल टेस्ट, नो, इट इज अ ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट। समूह क्रियात्मक, मतलब जो ग्रुप में कोई क्रिया की जाती है वहाँ पे जज किया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ अ रावन मैट्रिसेस टेस्ट। ठीक है, कई बार ना ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो मैट्रिसेस टेस्ट है आपका इंटेलिजेंस का, पहले तो पूछ लेंगे मैट्रिसेस टेस्ट वो है कि किससे रिलेटेड, इंटेलिजेंस से, पर्सनैलिटी से, ऐसे अलग अलग हुआ। तो सबसे पहले तो ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। फिर आएगा क्वेश्चन, ये किसने दिया है? ये किसने दिया है? रेवन्स ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? रेवन्स ने दिया है। उसके बाद क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है? कैसे टाइप का क्वेश्चन वो है हमारे पास टेस्ट। तो इट इज अ ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसको समूह क्रियात्मक परीक्षण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु propound द साइको सोशल थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट।
ठीक है। तो हमारे पास जो साइको सोशल थ्योरी है, साइको सोशल थ्योरी दैट इज मनोसामाजिक सिद्धांत, किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने करा था प्रतिपादित? तो वो है हमारे पास एरिक्सन। ठीक है, किसने करा था? एरिक्सन ने। किसने इसको साइको, मन को समाज के साथ जोड़ा था। ठीक है, और कितनी स्टेजेस की बात करी थी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो कैसे हमने याद करा हुआ स्टेजेस को? TI3IGE। तो 1 2 3 होगी, 3 और 2 कितनी होगी? 5, 5 और 3 कितनी होगी? 8। तो 8 स्टेजेस के बारे में बात करी थी हमारे पास एरिक्सन ने। ठीक है, वाइगोट्स की आपको पता ही है, वाइगोट्स की हमारे पास लैंग्वेज से रिलेटेड भी है। ठीक है, ब्रूनर जो है, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के ऊपर काम करा है। कोलबर्ग की थ्योरी जो है वो फेमस ही है हमारे पास। ठीक है, कोलबर्ग की हिंसेल्मा की बात की गई है, जिसमें मॉरल डेवलपमेंट की, राइट। तो ये हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास एरिक्सन, हु प्रोपाउंड द सोशल थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो वो है एरिक्सन। कितनी स्टेजेस की बात करी है? 8। तो डिटेल में जानना चाहते हो इन स्टेजेस के बारे में तो विजिट कीजिएगा चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग, अंतर्दृष्टिपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास कोहलर। ठीक है, किसने करा है? हमारे पास कोहलर ने। तो ये हमारे पास गेस्टॉल्ट है, हमारे हिंदी में जिसको गेस्टॉल्ट वर्ड ही बोलते। तो क्या है हमारे? ये गेस्टॉल्ट है। ठीक है, 3। अगर आए कि इसके जनक कौन है, इसके जनक है हमारे पास वर्दमियर। कोहलर, कोफ्ता और वर्दमियर ने इसके ऊपर काम करा था। और जो थ्योरी है इंसाइटफुल लर्निंग की वो किसने दी थी? कोहलर ने। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था इन्होंने? चिंपैंजी के ऊपर। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था? चिंपैंजी के ऊपर, जिसका नाम क्या था? सुल्तान। इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार फ्रेम हो जाता है आपका, राइट। तो अभी स्टार्ट। और अगर थॉरनडाई की बात करें, थॉरनडाई ने कौन सी थ्योरी दी है? वो इंटेलिजेंस की थी, वैसे ट्रायल एंड एरर की। ठीक है, कौन सी थ्योरी दी है? ट्रायल एंड एरर की, प्रयास और त्रुटि की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ ए कॉग्निटिव लर्निंग द सेंसरी मोटर स्टेजेस इज एसोसिएटेड विद। तो पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, मतलब पियाजे ने किसके ऊपर थ्योरी दी है? संज्ञानात्मक विकास के ऊपर। तो उसमें कितनी स्टेजेस डिस्कस करी है इसने? 4। एस पी सी एफ सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। संवेदी संवेदी मतलब संवेदात्मक प्रक्रिया होती है, प्री ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हमारे पास संक्रियात्मक, और फॉर्मल औपचारिक। ये स्टेजेस अगर एजेस की बात करें तो 0 to 2 ईयर, ये 2 to 5 हो जाएगी, ये 6 to 11 हो जाएगी, ये 12 to अप टू जब तक डेथ नहीं होती है तब तक चलती है। ठीक है, इस पे ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होता है कि कौन से एज ग्रुप में कौन सी हमारे पास जो स्टेज आती है। बाकी इनमें इम्पॉर्टेंट टर्म कौन कौन सी है? ठीक है, जैसे कंजर्वेशन हो गया, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग होगी, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण हो गया, लॉजिकल थिंकिंग तार्किक चिंतन हो गया हमारे पास, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इगोसेंट्रिसिज्म, अहम केंद्रिता, मतलब ये कौन कौन सी स्टेजेस में आती है। तो वैसा जैसा ही क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अकॉर्डिंग प्याजे की स्टेज है कौन सी? सेंसरी मोटर, सबसे पहली स्टेज है, उसमें बच्चा क्या करता है? एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन की, कहाँ पे? अभी चलना बोलना तो सीखा नहीं है वो, तो लॉजिकल थिंकिंग कहाँ से लगाएगा वो? एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालिसिस, तो एनालिसिस तो बहुत बाद का पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा हमारे पास। कंसर्न अबाउट सोशल इशू, उसे यही नहीं पता सोसाइटी क्या है, तो सोशल इशूज के बारे में कहाँ से बात करेगा वो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो उसके सामने करते हैं उसको वो कॉपी करने की ट्राई करता है, सोचता है, चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो वो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। ठीक है, हर ऑप्शन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि कुछ भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, कि अगर ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनता है तो वो भी छूटे ना। देखो, इट इज़ अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल हु वाज डेवलप्ड बाय,
ये न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा आपने, जितने भी मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं था, बट ऐसे क्वेश्चन अब आने स्टार्ट हुए हैं। तो रैखिक प्रोग्रामिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? तो रैखिक प्रोग्रामिंग मॉडल की अगर हम बात करें तो इट वॉज गिवन बाय B.F. स्किनर, ठीक है। किसने दिया है? ये आपका B.F. स्किनर ने। तो स्किनर हमारे क्या है, अगर हम बात करें तो ये बिहेवियरिस्ट है हमारे, ठीक है। क्या है हमारे पास? बिहेवियरिस्ट। हिंदी में बात करें व्यवहारवाद के जनक है ये, जनक नहीं है सॉरी, मतलब इसके ऊपर इन्होंने थ्योरी दी है। व्यवहारवाद के अगर जनक की बात करें हम, हमारे पास कि इसके फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो हमारे पास है J.B. वॉटसन, ठीक है। J.B. वॉटसन, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे है बिहेवियरिस्ट, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? अगर हम बात करें ऑपरेंट कंडीशनिंग, ORS, ऐसे याद करा हुआ है ना हमने। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था? रैट के ऊपर। और अगर हम बात करें पैवलो की, तो उन्होंने कौन सा दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग। कैसे याद करा है? CDP से। क्लासिकल कंडीशनिंग डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट, और P फॉर पैवलो ने दी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल लैब वॉज सेटअप एट, कि कहाँ पे जो है फर्स्ट साइकोलॉजी लैब जो है वो सेटअप की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिप्जिग। कौन सी जगह पे? जर्मनी में। कौन सी जगह पे? जर्मनी में। अगर बात करें किसने एस्टेब्लिश्ड करी थी, तो वो है हमारे पास विलियम वुंडेंट ने। किसने करी थी? विलियम वुंडेंट ने, ठीक है। और विलियम वुंडेंट क्या है हमारे पास? फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। हमारे पास मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंडेंट ही है हमारे पास, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया में, इंडिया में जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब थी वो कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुई थी? तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो वो इस्टेब्लिश्ड हुई थी कैलकटा यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे? मतलब कैलकटा में, कैलकटा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब जो है वो इस्टेब्लिश्ड की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लगाते हैं तो उसमें क्या क्या सही है हमारे पास, ठीक है। हिंदी में भी आप रीड कर सकते हो। हियर इज दैट, समस्या समाधान उपागम में समस्या की प्रकृति के चारों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये छात्रों के पिछले अनुभवों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए ना? तो ये तो गलत हुआ। ये समय और धन की दृष्टि से आर्थिक नहीं होनी चाहिए। नो, दृष्टि से आर्थिक नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, तो ये भी गलत है। ये साधारण मानसिक गतिविधियों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। ये साधारण मानसिक गतिविधियों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल जो मेंटल एबिलिटीज है, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन सिंपल मेंटल, मतलब नॉर्मल जो मेंटल एक्टिविटीज है उसके ऊपर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका ट्रू है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू मेजर्स वंस पोटेंशियल एबिलिटी इन एन एक्टिविटी ऑफ ए स्पेशल काइंड द टीचर शुड यूज, तो हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। तो हमारे पास क्या है कि एक विशेष प्रकार की गतिविधि को संभावित क्षमता को मापने के लिए शिक्षकों को डैश का उपयोग करना चाहिए। तो शिक्षकों को इंटेलिजेंस का नो, क्रिएटिविटी का नो, पर्सनैलिटी का, यहाँ पे हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट का, ठीक है। एक विशेष प्रकार की गतिविधि की संभावनी, मतलब किसी में कोई एबिलिटी है वो जानने के लिए कि उसमें वो कितनी एबिलिटी है वो जानने के लिए टीचर्स को कौन से टेस्ट का उपयोग करना चाहिए? वो है हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। उससे पता चलेगा कि उसको कितनी नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है द वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस रिक्वायर द यूज ऑफ वर्बल, बुद्धि के मौखिक परीक्षण के लिए डैश का उपयोग आवश्यकता होता है। सिंबल्स का, लैंग्वेज का, पिक्चर्स का, ऑल ऑफ द अबव। तो नॉन वर्बल जो होते हैं, नॉन वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल अशाब्दिक अगर हम बात करें, मतलब जो इलिटरेट पेपर होते हैं उनके लिए होता है ये हमारे पास, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको हम बोल के तो नहीं बता सकते हैं। तो हमारे पास जो वर्बल है उसमें चीज़ें बोली जाती है, तभी तो उसको वर्बल ही बोला गया है।
तो वर्बल के लिए लैंग्वेज का होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नोट सिंबल, नोट पिक्चर्स, तो ये सिंबल पिक्चर्स हमारे पास नॉन वर्बल टेस्ट में आती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास लैंग्वेज, दैट इज योर भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट पीछे है शायद कुछ। आज के डैश एक प्रकार की सोच है जो व्यक्तिगत मान्यताओं और पूर्वग्रहों से मुक्त है। मतलब ये कौन सी सोच है हमारे पास जो व्यक्तिगत मान्यताओं और पूर्वग्रहों से मुक्त है? तार्किक चिंतन, समीक्षात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन, सृजनात्मक। तार्किक दैट इज रीजनिंग, हमारे पास थिंकिंग होगी। अमूर्त हमारी होगी है जो अगर हम बात करें वो होती है क्या बोलेंगे उसको, कॉन्क्रीट होती है। एक दूसरी कौन सी होती है? कॉन्क्रीट ही होगी हमारे पास। सृजनात्मक क्रिएटिविटी चिंतन, और समीक्षात्मक एक तरह से सोच विचार करने वाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन से रिलेटेड जो चीज सही है वो कौन सी है? मोटिवेशन इज इंटरनली, motivation is externally, motivation is inculcate as a result of some need, motivation is not useful for learning। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इंटरनल ओनली तो नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास मोटिवेशन और इंटरनल भी होती है एक्सटर्नल, तो इंटरनल और एक्सटर्नल तो नहीं है। मोटिवेशन इज नॉट यूजफुल फॉर लर्निंग, ये भी गलत है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या हमारे पास? मोटिवेशन इज इनकलेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सम नीड। जब हमारे पास कोई हमारी नीड आती है तभी हमारी जो मोटिवेशन है वो उत्पन्न होती है एक तरह से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मोटिवेशन जब हमने साइकिल के बारे में पढ़ा था, मैस्लो की हायरार्की के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए ये जो सेशन है वो अच्छा रहा होगा। अच्छा रहता है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।